हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ड्रीम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2024 और हम आप 2024 की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका आने वाला वर्ष आपके लिए खूब सारी उन्नति और प्रगति लेकर के आए। दोस्तों, आज से हम भी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी के लिए रात्रि 9 बजे करंट अफेयर्स का एक शो हम लेकर के आ रहे हैं और इसमें मैं हर एक टॉपिक के पीछे के स्टैटिक पोर्शन को भी आपके लिए डिस्कस करूंगा ताकि आपकी एक संपूर्ण तैयारी हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस सफ़र को आज 1 जनवरी से ही, और आप सभी की दुआओं और आप सभी के सुझावों से ये सेशन हमारे लिए और भी लाभप्रद हो और हम मोटिवेट हों इसे कंटिन्यू रखने में। इसलिए आप सभी का वैल्यूएबल रिस्पांस, वैल्यूएबल कमेंट्स हमें चाहिए। तो दोस्तों, इसे हमने कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर डेट से संबंधित एक बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज है 1 जनवरी, तो सबसे पहले हम 1 जनवरी के इतिहास को देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1664 में महाराजा छत्रपति शिवाजी ने सूरत अभियान की शुरुआत की थी। आप सभी को पता है कि शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी भोसले साम्राज्य से थे, भोसले वंश से थे, और आगे चल के उन्होंने विराट मराठा साम्राज्य की नींव भी रखी और अपने युद्ध कौशल से शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए थे। अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए दोस्तों, वर्ष 1772 में पेशवा माधवराव प्रथम का निधन होने के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली थी। आप सभी को पता है कि 1772 वो समय था जिसके ठीक बाद से 1773 से ही भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू होने वाला पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास होकर के भारत आया था, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से ही कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को लिया जाता है। यानी कि 1773 से ही भारत में रूल्स और रेगुलेशंस की अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। प्रारंभिक तौर पर यह कंपनी के लिए था और आगे चल के जैसे ही अंग्रेज मजबूत हुए तो वो भारतीयों पर भी लागू होने लगा। तो दोस्तों, इसे याद रखिएगा। इसके बाद वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी 1915 में ही भारत लौटे थे। 1992 में भारत और पाकिस्तान ने पहली बार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को आपस में एक्सचेंज किया था या अदला बदली की थी। तो आप सभी को पता है कि भारत के परमाणु ऊर्जा की शुरुआत या परमाणु परीक्षण की शुरुआत करने वाले महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा जी, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के पंडित नेहरू के बहुत ही पक्के मित्र हुआ करते थे। वो उन्हें बड़ा भाई कहा करते थे और उनकी मृत्यु के बाद जाहिर सी बात है हमारे जो पूरे परमाणु कार्यक्रम है उसे काफ़ी धक्का लगा था। वर्ष 1966 में होमी जहांगीर भाभा जी की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद फिर इस काम को दूसरे साइंटिस्टों ने आगे बढ़ाया, लेकिन भारत ने इंदिरा गांधी जी के समय में पहले परमाणु बम का परीक्षण किया, जिसका नाम दिया लॉफिंग बुद्धा। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी के समय में। और उसके बाद फिर पोखरण रेंज में दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हमने भारत का दूसरा परीक्षण किया और उस वक्त पूरा विश्व इससे स्तब्ध रह गया था। तो दोस्तों, ये थी इस पर्टिकुलर डेट से संबंधित स्टैटिक इंफॉर्मेशन। हम आगे बढ़ते हैं और अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं जो 1 जनवरी से संबंधित है। तो दोस्तों, सबसे पहला हम जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वह है संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि केंद्र में को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना की
समय सीमा कम से कम 3 साल और बढ़ानी चाहिए, मतलब एक समय और चाहिए, तब तक शायद भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स जो व्हीकल्स है उसे और अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। जबकि इस योजना की समय सीमा 31 मार्च 2024 तय की गई थी। इसका बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है और फेम सेकेंड योजना का मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों की खरीद और प्रोत्साहन देना है और आर्थिक चार्जिंग स्टेशंस को डेवलप करना है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारी पहली खबर जो कि भारत के संसद की स्थायी समिति की सिफारिश से संबंधित थी। नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण और पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की है। आप सभी को पता है भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियां विभिन्न प्रकार के राज्यों में रहती हैं और उन सबको सुलभ आवास यानी कि प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाना, इसके लिए एक नए प्रयास की शुरुआत हमारी केंद्र सरकार ने कर दिया है। और सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि इसके लिए एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप की शुरुआत की गई है। इसे आवास प्लस नाम दिया गया है, याद रखिएगा। तो आवास प्लस का संबंध हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब भाई बहन हैं विभिन्न राज्यों के, उनसे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखते हैं दोस्तों। तो अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है हमारे लिए वी बॉक्स ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से भारत कौशल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत कौशल रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो याद रखिएगा भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वाधान में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें भारत का कौशल परिदृश्य और कार्यबल पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को विशेष रूप से परखा गया है। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं दोस्तों जो आज से संबंधित है। शोधकर्ताओं ने इसी से एसोसिएटेड है। शोधकर्ताओं ने आगे एक रिसर्च रिपोर्ट है, समझिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। शोधकर्ताओं ने कन्नूर कहाँ है दोस्तों? तो कन्नूर है केरल में। तो केरल के कन्नूर में लैटेरिक पहाड़ियों में, लैटेरिक मतलब आप याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी से संबंधित है, और लैटेराइट मिट्टी विशेष रूप से जो हमारा केरल है यानी वेस्टर्न घाट्स में भी बेसिकली जो केरल का रीजन वहां पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो पहाड़ियों में साइपरेसी की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम फिम्ब्रिस्टिलिस जेलिलियाना है। इस प्रजाति का नाम दिवंगत पादप वर्गीकरण शास्त्री अब्दुल जलील के नाम पर रखा गया है। यह प्रजाति साइपरेसी परिवार की एक सबसे बड़ी जेनेरा में से एक था जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली है। तो कुल मिला के एक नई पादप की प्रजाति, पौधों की प्रजाति प्राप्त हुई है केरल के कन्नूर में, यानी कि भारत के वेस्टर्न घाट्स में और बेसिकली केरल में। ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज एसोसिएटेड विद द 1 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम AIR कोमोडोर NK शर्मा मामले में स्पष्ट किया है कि अपने शासी कानूनों के सख्त मापदंडों के तहत काम करने वाले न्यायाधिकरण सरकार की नीति बनाने के निर्देश नहीं दे सकते। तो कुल मिला के ऐसे न्यायाधिकरण या ऐसे अधिकरण जो लगते तो हैं हमें शासकीय लेकिन शासकीय नहीं है, वो भारत सरकार को नीति बनाने की सिफारिश तो कर सकते हैं लेकिन आदेश नहीं दे सकते, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट,
वीटा दानी ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्ति पहली भारतीय के रूप में इतिहास रच दिया है, जो उनके शानदार करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए वीटा दानी ने अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि एक ऐसे संगठन में शामिल होना एक शानदार एहसास है जो टेबल टेनिस के विकास और समुदाय पर इसके प्रभाव के लिए मेरी दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाती है। राइट, तो याद रखिएगा वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन की सदस्य बन चुकी हैं, ये याद रखिएगा, और ये पहली भारतीय हैं जो इस संघ में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कारों की घोषणा कर दी है वर्ष 2023 के लिए। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए लाभ के लिए क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में निजी क्षेत्रों की भागीदारी और सार्वजनिक निजी सहयोग को प्रोत्साहन करना है। यूनेस्को के बैंकॉक कार्यालय में के अनुसार जूरी ने 8 देशों की दोस्तों कुल 48, याद रखिएगा, कुल 48 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, और इन 48 परियोजनाओं में 12 परियोजनाओं को इन्होंने चयन करते हुए सम्मानित करने की घोषणा की है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये आपके लिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग दोस्तों। बेंगलुरु स्थित फिटनेस स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने अंतरिम प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपाली अधिकारी के रूप में सतीश कुमार कालरा की नियुक्ति की है। देखिए, ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अन्य जो बैंक है जैसे हमारे एसबीआई हैं, एसबीआई के प्रमुख, पीएनबी के प्रमुख, इन सब का नाम जरूर याद रखना चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, आज के प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं दोस्तों, और ये प्रश्न उत्तर हमारे लिए दरअसल महत्वपूर्ण है। तो आज के जो करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं, और साथ में उन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। सबसे पहला, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु राज्य में कब से शुरू होंगे? तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भारत के खेल प्रदेश का एक आकर्षण है, अपने 2023वें संस्करण की शुरुआत 19 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में करेगा। दक्षिणी राज्य को गर्व से मेजबान के रूप में चुना गया है, और खेल और 4 जीवंत शहर चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में ये आयोजित होंगे। तो सरल भाषा में समझिए, आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 2023 का संस्करण है वो कहाँ होने वाला है? तमिलनाडु में होने वाला है। और तमिलनाडु के किन शहरों में? तो चेन्नई में, मदुरई में, त्रिची और कोयम्बटूर में। शुरुआत हो रही है 19 जनवरी 2024 से। राइट, विश्व शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये विश्व शांति दिवस हर साल 1 जनवरी यानी आज के दिन मनाया जाता है। हर साल 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से लोगों में वैश्विक एकता और सद्भावना के विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में देश का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शहर किस राज्य में बनने जा रहा है? तो दोस्तों, पहला एआई शहर भारत के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी कि कैपिटल ऑफ यूपी में देश का पहला एआई शहर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शहर तैयार हो रहा है। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनना। याद रखिएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि भारत का पहला वह कौन सा राज्य है जहां एक शहर ही डेवलप हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिमाग में रखते हुए। इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट, तो चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फरवरी में
खेली जाने वाली सेफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम की कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों ये नियुक्ति हुई है, यह महत्वपूर्ण भी आपके लिए। पूर्व खिलाड़ी शुक्ला दत्ता को अपने अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर फरवरी में, यानी कि अब तो नेक्स्ट ईयर की बात ही नहीं है, इसी साल की बात होगी क्योंकि आज हम 1 जनवरी की डिस्कशन कर रहे हैं। तो फरवरी में होने वाली सेफ चैंपियनशिप के लिए पहली बार अंडर 19 महिला फुटबॉल टीम की कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो भारतीय महिला अंडर 19 टीम की फुटबॉल टीम की जो कोच हो गई है दोस्तों, उनका नाम है शुक्ला दत्ता, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये है 5वां प्रश्न और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी के लिए चुना गया था? तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए यह है सोरो खैबम भंगिनी। हाल ही में त्रिपुरा के प्रसिद्ध मणिपुरी कवि सोरो बैखम भंगिनी को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था, ये याद रखिएगा। देखिए PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। तो इसमें त्रिपुरा की ये प्रसिद्ध कवयित्री कह लीजिए, इनका नाम है खोरो बैखम भंगिनी को इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये है आपके लिए 6वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने DN एल्गर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो दोस्तों DN एल्गर जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे और हाल ही में इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखिएगा। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन, अब कार्तिक आर्यन का क्रिकेट से संबंध क्या है या फुटबॉल से क्या संबंध है, ये आपको सोनी स्पोर्ट वाले या कार्तिक आर्यन नहीं बता पाएंगे, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर तो नियुक्त किया है, तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने पूर्व छात्रों या किस IIT को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान दिए, मतलब अपने इंस्टीट्यूट को दान दिया गया है। वाह क्या बात है, 57 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं। तो दोस्तों ये है IIT मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने कहा कि 1998 की कक्षा ने अपने हिस्से के रूप में अपनी विरासत परियोजनाओं के लिए 57 करोड़ रुपए की राशि देने का वादा किया है। IIT बॉम्बे के एक बयान के अनुसार यह संस्थान पूर्व छात्रों के एक बैच द्वारा दी गई है। वाह क्या बात है, अपने एक पूरे बैच के लोगों ने मिलकर के IIT को 41 करोड़ रुपए दान दिए हैं। वो लोग इतना अर्न भी कर रहे होंगे, इसलिए हमारे जो IIT टाइप के संस्थान है भारत के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान माने जाते हैं दोस्तों। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है? ये महत्वपूर्ण है और इस विद्यालय का नाम है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। इन्होंने इस बार की मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है। आपको याद रखना है और मुझे ये बताइए कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है दोस्तों, वो एक्चुअल में शुरू कब हुई थी और इसका संबंध किन किन खेलों से बेसिकली है? प्लीज गिव मी द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित कृतियों का विमोचन किसने किया था? दोस्तों ये थे नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के एकत्रित कार्यों को शामिल करते हुए 11 खंडों की पहली श्रृंखला का अनावरण जारी किया है। संग्रह द्विभाषी है। कुल मिला के आपको याद रखना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामना कहा जाता है, इनका बहुत बड़ा योगदान है बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय या BHU जिसे आप जानते हैं, जिसे अब IIT का दर्जा भी मिल चुका है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्थापित करने और पूर्ण रूप से उसे ऊंचाई तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स और साथ ही हमने कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न भी MCQ फॉर्मेट में
डिस्कस किए। तो दोस्तों आई होप आज का ये पहला हमारा सेशन ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ऊपर दोस्तों मैंने शायद आपको गांधी जी के आने की तारीख 9 अगस्त बता दी है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये 9 जनवरी के आसपास है, प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिएगा, स्लिप ऑफ टंग है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, ठीक है। तो प्लीज़ इसे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, और अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज़ उसे भी करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पहला सेशन, और ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ गिव मी द आंसर। तो आपको अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने हो और भी कई सारे कोर्सेज हैं हमारे यहाँ, पीएससी के नए बैच शुरू हो चुके हैं, तो प्लीज़ चले आइए ड्रीम आईएएस इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, रेलवे स्टेशन रोड, सतना। हम आपका इंतज़ार करेंगे। चलिए कल मिलते हैं फिर से रात्रि 9 बजे 2 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू। अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड गिव अस योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच।